अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो आपको सच में हिला देगा। आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय की गहराई में जाने वाले हैं जिसके बारे में हम सबने कभी ना कभी सोचा जरूर होगा। बिल्कुल। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीधे हमारे करियर से जुड़ा है। हाँ, हम सबने ऐसी कहानियां सुनी हैं जहां किसी इंसान की जिंदगी मतलब रातों रात बदल जाती है, कोई ऐसा बड़ा ब्रेक मिल जाता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। जिसे हम आम बोलचाल में बस किस्मत कह देते हैं। या फिर कहते हैं कि इंसान सही समय पर सही जगह मौजूद था। लेकिन आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है ना, वो इसी सोच को चुनौती देना है। एकदम सही कहा है आपने। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि करियर में जो ये बड़े बदलाव वाले पल आते हैं, जिन्हें हम करियर डिफाइनिंग मोमेंट्स कहते हैं, क्या वे सच में महज किस्मत का खेल होते हैं, या फिर उनके पीछे कोई पूरी साइंस या कोई गहरी तैयारी होती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हाँ, ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। और आज हमारी इस चर्चा का जो आधार है वो एक बेहद दिलचस्प रिसर्च पेपर है, जो कि प्रोफेसर ब्राइट एंड वारू का है। बिल्कुल। हम उनके पेपर करियर नेविगेटर सीरीज 1 पेपर 6 पर बात कर रहे हैं। इस पेपर का सबटाइटल काफी दिलचस्प है, द कंडीशंस ऑफ कैरोज। द कंडीशंस ऑफ कैरोज। हाँ, इस शोध में प्रोफेसर एनवारू ने अपने खुद के अनुभवों और अपने एकेडमिक करियर के उतार चढ़ावों का बहुत बारीकी से विश्लेषण किया है। मतलब उन्होंने अपनी ही जर्नी को डिकोड किया है। सही कहा। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि सफलता के ये जो जादुई पल होते हैं ना, ये किसी शून्य से या अचानक किसी चमत्कार से पैदा नहीं होते। तो फिर ये आते कहाँ से हैं? इनके पनपने के लिए एक खास तरह का माहौल, एक पूरे इकोसिस्टम की जरूरत होती है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर यही माना जाता है कि अवसर बस आसमान से अचानक टपकते हैं और जो भाग्यशाली होता है उसे मिल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर एनवारू का ये काम बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही पुराने यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया है, कैरोस। पैलोस। ये शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। अगर इसे हम सरल शब्दों में कहें तो कैरोस का मतलब है वो एकदम सटीक पल जब अवसर और हमारी तैयारी का सही मिलन होता है। मुझे यहाँ महान वैज्ञानिक लुई पास्चर का वो मशहूर कोट याद आ रहा है कि किस्मत हमेशा तैयार दिमाग का ही साथ देती है। क्या बात है, बिल्कुल सटीक कोट है ये यहाँ के लिए। यानी अगर दिमाग पहले से तैयार नहीं है तो एक बहुत बड़ा अवसर हमारे सामने से गुजर जाएगा और हमें शायद उसकी भनक भी नहीं लगेगी। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कायरोस या अवसर का ये पल अचानक या संयोग से पैदा नहीं होता। तो इसे कैसे देखा जाना चाहिए? इसे एक इकोसिस्टम की तरह समझा जाना चाहिए। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने के लिए सही मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत होती है। हाँ, वो एक दिन में तो बड़ा होता नहीं है। बिल्कुल वैसे ही कायरोस उन परिस्थितियों और संदर्भों से उपजता है जो लंबे समय में धीरे धीरे बहुत ही शांति से विकसित होते हैं। मतलब ये महज कोई लॉटरी टिकट नहीं है? एकदम नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी इंसान ने खुद को समय के साथ कैसा बनाया है और उस खास पल की मांग क्या है। ये पूरी चर्चा इस धारणा को सिरे से नकारती है कि सफलता केवल भाग्य के भरोसे मिलती है। हाँ, और ये सुनना थोड़ा अजीब भी लग सकता है। लगता ही है, क्योंकि हम तो हमेशा से यही सुनते आए हैं कि किस्मत वालों को ही मौके मिलते हैं। पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि किस्मत को एक तरह से डिजाइन किया जा सकता है। तो आइए इस कैरोस की नींव को समझते हैं कि आखिर ये इकोसिस्टम बनता कैसे है। बिल्कुल। प्रोफेसर एनवारो के अनुभव के आधार पर इसकी पहली बड़ी शर्त है मेंटोरशिप, यानी सही मार्गदर्शन। और दूसरी शर्त है रिश्ते या नेटवर्किंग। हाँ, प्रोफेसर एनवारो की पीएचडी के दिनों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो इस बात को साबित करती है। हाँ, वो ग्रांट वाली कहानी ना। हाँ, जब वे अपनी पीएचडी कर रहे थे तो उनकी सुपरवाइजर ने उन्हें एक खास रिसर्च फंडिंग के लिए अप्लाई करने को कहा। और मजेदार बात यह है कि सुपरवाइजर को खुद भी ये नहीं लग रहा था कि ये फंडिंग उन्हें मिल ही जाएगी। बिल्कुल नहीं, उनके लिए ये बस एक सीखने की प्रक्रिया थी ताकि एनवारो ग्रांट लिखने का तरीका सीख सके। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। हाँ, वही फंडिंग प्रोफेसर एनवारो के करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। ये वाकया मेंटरशिप के असली काम को बहुत ही गहराई से समझाता है। सही कहा आपने। अक्सर लोग सोचते हैं कि मेंटर वो होता है जो आपकी सफलता की गारंटी दे दे या आपके लिए कोई पक्की नौकरी का जुगाड़ कर दे। लेकिन ऐसा नहीं है। एक असली मेंटर वो होता है जो इंसान को अवसर के बिल्कुल करीब लाकर खड़ा कर देता है। अगर उस सुपरवाइजर ने वो रास्ता नहीं दिखाया होता या
वो दबाव नहीं डाला होता। तो शायद प्रोफेसर एनवारू उस अवसर को पूरी तरह से अनदेखा कर देते। बिल्कुल, मेंटर का काम सिर्फ सही समय पर सही जगह पहुंचाना नहीं है। तो फिर आपके हिसाब से असली काम क्या है? मेरा मानना है कि वो इंसान को मानसिक और भावनात्मक रूप से इस बात के लिए तैयार करता है कि वो उस अवसर को खुद पहचान सके। इससे हम डिसर्नमेंट कह सकते हैं। हाँ, फैसले लेने की क्षमता। मेंटर इस डिसर्नमेंट को निखारता है ताकि जब सच में कैरोस का पल सामने आए तो इंसान खुद वो सही कदम उठा सके। मतलब मेंटर आपके लिए दरवाजा खोलता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ ये बताता है कि दरवाजा कहाँ है और उसे खटखटाना कैसे है। बहुत खूब कहा। और यहीं से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जुड़ता है, नेटवर्किंग और रिश्तों का। हाँ, उसी रिसर्च पेपर में एक और कहानी का जिक्र है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। जब प्रोफेसर एनवारू विदेश में काम करने के अवसर तलाश रहे थे, बिल्कुल, उन्होंने अपने एक पुराने मेंटर को संपर्क किया सिर्फ इसलिए कि उन्हें एक रेकमेंडेशन लेटर चाहिए था। जो कि अकादमिक दुनिया में बहुत ही आम बात है। बहुत आम है, लेकिन उस मेंटर के साथ फोन पर बात करते करते ही मेंटर ने बताया कि उनके अपने विभाग में एक नया पोस्ट डॉक्टरल पद खाली होने वाला है। और बातों बातों में ही प्रोफेसर एनवारू को उसी पद का प्रस्ताव मिल गया। सोचिए, जो कॉल सिर्फ एक लेटर मांगने के लिए की गई थी, वो एक नई नौकरी में बदल गई। अगर हम इस घटना को थोड़ा व्यापक नजरिए से जोड़ कर देखें तो ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है? आज के समय में जब लोग नेटवर्किंग की बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि लिंक्डइन पर कनेक्शन बढ़ाना या फोन बुक में बहुत सारे नंबर होना ही नेटवर्क है। हाँ, लोग क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन असल में एक सच्चा नेटवर्क आपसी विश्वास और साझा यादों का भंडार होता है, जिसे अंग्रेजी में रिजर्वॉयर्स ऑफ शेयर्ड मेमोरी कहते हैं। रिजर्वॉयर्स ऑफ शेयर्ड मेमोरी, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल, जब लोग आपके काम करने के तरीके, आपकी ईमानदारी, मुश्किल समय में आपके व्यवहार और आपके विजन को पहले से जानते हैं तो वे आपके लिए अवसरों को पहचान लेते हैं, अक्सर इससे पहले कि आप खुद उन्हें पहचानें। एकदम सही। ये जो गहरे रिश्ते होते हैं, ये वही जीवित माध्यम बनते हैं जिनसे होकर अवसर हम तक पहुंचते हैं। लेकिन इन रिश्तों को बनाना और बनाए रखना इतना आसान भी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। किसी पुराने मेंटर या बॉस को फोन करके मदद मांगना या रिकमेंडेशन लेटर मांगना, ये इंसान को मानसिक रूप से बहुत असुरक्षित महसूस कराता है। अंदर एक डर होता है कि कहीं सामने वाला मना ना कर दे, या कहीं ये ना सोचे कि मैं सिर्फ मतलब के लिए फोन कर रहा हूं। हाँ, इन रिश्तों में समय देना पड़ता है, एक भावनात्मक निवेश करना पड़ता है। और ये एक ऐसा निवेश है जिसका कोई तुरंत परिणाम नहीं दिखता। शायद इसीलिए बहुत से लोग नेटवर्किंग से कतराते हैं। लेकिन इसके बिना केरोस के पल पनप ही नहीं सकते। ये असुरक्षा की भावना बहुत ही स्वाभाविक है। और यही हमें केरोस की तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण शर्त की ओर ले जाता है, जो कि है क्रोनोस में लगातार किया गया खामोश प्रयास। क्रोनोस, ये एक और यूनानी शब्द है जिसका मतलब है हमारा सामान्य रोजमर्रा का समय। वो उबाऊ समय जब कुछ भी जादुई नहीं हो रहा होता, जब कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब भी सफलता की कहानियां सुनाई जाती हैं तो लोग उस पल की तो बहुत बात करते हैं जब अवार्ड मिला या नौकरी लगी, लेकिन उस खामोश मेहनत को पूरी तरह भूल जाते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर एनवारू का ही उदाहरण ले। जब वो पीएचडी के दौरान उस फंडिंग के लिए आवेदन कर रहे थे जिसके बारे में हमने अभी बात की, तब उनके प्रोग्राम को शुरू हुए सिर्फ 9 महीने ही हुए थे। हाँ, अगर आम पैमानों से देखा जाए तो वे इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उनके पास उस समय कोई पब्लिकेशन नहीं था, कोई बड़ा रिसर्च पेपर छपा नहीं था। लेकिन उन्होंने उन 9 महीनों के क्रोनोज में, उस उबाऊ समय में रिसर्च लिटरेचर को पढ़ने और अपनी कार्यप्रणाली को मजबूत करने में इतनी गहरी मेहनत की थी कि जब ग्रांट प्रपोजल लिखने का अवसर सामने आया तो उनके पास अपने आइडिया को बैकअप करने के लिए बहुत कुछ ठोस था। उनका आवेदन इसलिए सफल नहीं हुआ कि वो अचानक से बहुत क्रिएटिव हो गए थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि क्रोनोज में की गई उनकी वो खामोश, ना दिखने वाली तैयारी पूरी थी। यही लगातार प्रयास का असली मतलब है। तैयारी कभी भी रातों रात कोई चमत्कार नहीं करती, लेकिन ये इंसान के भीतर अवसरों को पहचानने की वो बारीक क्षमता विकसित कर देती है जिसकी हमने पहले बात की थी, डिसर्नमेंट। बिल्कुल। लगातार काम करने से इंसान ये समझ पाता है कि कब उसे शांत रहकर सिर्फ सीखना है और कब अपनी पूरी ऊर्जा किसी एक अवसर पर लगा देनी है। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जोखिम भी छिपा है। वो कैसे? इंसान को लंबे समय तक बिना किसी तुरंत मिलने वाले इनाम या तारीफ के काम करना पड़ता है। इसे हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। सोचिए,
जब आपके साथ वाले लोग आगे बढ़ रहे हों, जश्न मना रहे हों। और आपको अपनी दिन रात की मेहनत का कोई फल न दिख रहा हो, तब भी बिना रुके डटे रहना ये भावनात्मक रूप से बहुत थका देने वाला हो सकता है। बहुत से लोग इसी क्रोनोस के दौर में हार मान लेते हैं। लेकिन जो टिके रहते हैं, उन्हीं की इस खामोश नींव पर कायरोस की इमारत खड़ी होती है। ये सच में सोचने वाली बात है कि बिना किसी तालियों की गड़गड़ाहट के लगातार काम करते रहना कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम अगर सिर्फ मेहनत और नेटवर्किंग की ही बात करें तो तस्वीर अधूरी रह जाएगी। हाँ, इस चर्चा में एक और ऐसा पहलू है जो आमतौर पर करियर एडवाइस में कभी नहीं बताया जाता। वो है हमारी व्यक्तिगत जरूरतें और हमारी अपनी असुविधा या डिस्कम्फर्ट। अक्सर हम यही सोचते हैं कि करियर के बड़े फैसले सिर्फ तरक्की, ज्यादा सैलरी या बड़ी पोस्ट देखकर लिए जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर एनवारू का अनुभव ये बताता है कि व्यक्तिगत जीवन की असुविधा या कोई पर्सनल परेशानी भी करियर का एक बहुत बड़ा सिग्नल हो सकती है। हाँ, ये एक ऐसा नजरिया है जो करियर और पर्सनल लाइफ को अलग-अलग खानों में बांटने की सोच को चुनौती देता है। कायरोस केवल पेशेवर महत्वाकांक्षा या करियर की सीढ़ियां चढ़ने के बारे में नहीं है। ये इंसान की संपूर्ण स्थिति से जुड़ा है। इसे प्रोफेसर एनवारू के उस दौर से समझते हैं जब वे विदेश में एक बेहतरीन पोस्ट डॉक्टरल पद पर काम कर रहे थे। वहाँ उनके पास विश्व स्तर के एक्सपर्ट्स थे, शानदार लैब थी, रिसर्च के लिए बेहतरीन माहौल था। अगर सिर्फ एक प्रोफेशनल के नजरिए से देखा जाए तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी। उनका परिवार उनसे बहुत दूर था। हाँ, इस शारीरिक और भौगोलिक दूरी की वजह से उन पर भारी भावनात्मक तनाव था। बार बार लंबी यात्राएं करके परिवार से मिलने जाना और फिर लौटते हुए वही अलगाव का दर्द सहना। इस पीड़ा ने उन्हें अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया था। और मजेदार बात यह है कि इसी व्यक्तिगत असुविधा और दर्द ने उन्हें एक नई फेलोशिप खोजने के लिए मजबूर किया। एक ऐसी फेलोशिप जो उन्हें उनके परिवार के करीब ले जा सके। अगर वो दर्द ना होता तो शायद वो कभी वो नई फेलोशिप ढूंढते ही नहीं। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम अक्सर अपनी बेचैनी, असुविधा या काम में मन न लगने को एक नकारात्मक भावना मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमें किसी तरह इस भावना को दबा देना चाहिए और बस काम पर फोकस करना चाहिए। लेकिन क्या पता, जो बेचैनी हम महसूस कर रहे हैं वो वास्तव में अगले बड़े अवसर के लिए हमारे दिमाग को तैयार कर रही हो। बिल्कुल। इस संदर्भ में व्यक्तिगत असंतोष कैरूस के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करता है। जब जीवन और काम के बीच का तालमेल बिगड़ता है तो इंसान की आंखें और कान उन अवसरों के लिए ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं जो इस संतुलन को वापस ला सकते हैं। अगर प्रोफेसर एनवारू उस समय पूरी तरह से संतुष्ट और अपनी लैब में आरामदायक स्थिति में होते तो शायद वो उस नई फेलोशिप की घोषणा को किसी नोटिस बोर्ड पर देखकर भी अनदेखा कर देते। उस असुविधा ने उनके ध्यान को एक खास दिशा में केंद्रित कर दिया था। और ध्यान केंद्रित करने की बात से मुझे एक और शानदार किस्सा याद आ रहा है। साधारण घटनाओं के प्रति खुलापन। ओपननेस टू ऑर्डिनरी इवेंट्स। बिल्कुल। हम लोग अक्सर ये सोचकर बैठे रहते हैं कि जीवन बदलने वाले अवसर कोई बहुत बड़ा अलार्म बजा कर आएंगे या कोई बहुत बड़ा अधिकारी हमें खुद सामने से ऑफर देगा। लेकिन प्रोफेसर एनवारू को जो अपना पहला स्थायी पद मिला उसकी शुरुआत कैसे हुई? सिर्फ एक मास ईमेल से। हाँ, एक ऐसा ईमेल जो दुनिया भर के जाने कितने ही शोधकर्ताओं को एक साथ भेजा गया था। हम सब जानते हैं कि मास ईमेल का क्या होता है। ज्यादातर लोगों ने तो उसे इनबॉक्स में देखा होगा और बिना पढ़े ही डिलीट कर दिया होगा। यह सोचा होगा कि फुर्सत में देखेंगे। लेकिन प्रोफेसर एनवारू ने उस साधारण सी ईमेल को उसी वक्त पढ़ा, उसमें छिपे एक छोटे से अवसर को पहचाना और उसी दिन उसका जवाब भी दे दिया। इस घटना से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ हमारे ध्यान की, अटेंटिवनेस की। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी साधारण चीजें होती हैं और उनके प्रति जागरूक रहना कैरोस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक छोटी सी कैजुअल बातचीत, कोई सामान्य सा ईमेल, किसी सेमिनार में पीछे बैठकर सुनी गई कोई टिप्पणी या किसी मीटिंग के बीच में कही गई कोई बात, ये सब कैरोस के बीज हो सकते हैं। लेकिन असली समस्या ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में लोग इतने व्यस्त और डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं कि वे इन धीमे और साधारण संकेतों को पकड़ ही नहीं पाते। फोन पर हर मिनट नोटिफिकेशन जो बढ़ते रहते हैं। बिल्कुल, इन संकेतों को पकड़ने के लिए अपनी दिनचर्या में थोड़ा ठहराव लाना पड़ता है ताकि जब कोई साधारण सी चीज सामने आए तो हम उसे गहराई से देख सकें। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी इंसान ने ये सब कर लिया। उसने अच्छे मेंटर भी ढूंढ लिए, गहरे नेटवर्क भी बना लिए, क्रोनोस वाले उबाऊ समय में सालों मेहनत भी कर ली, अपनी असुविधा को भी समझ लिया और एक मास ईमेल में अवसर को पहचान भी लिया।
इसके बाद क्या? क्या बस इतना कर लेना ही काफी है? यहाँ पर एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। साहस और जोखिम लेने की क्षमता। बिल्कुल सही। अफसर दिख जाना एक बात है, लेकिन क्या इंसान में उस पर कदम उठाने की हिम्मत है? और यही वो बिंदु है जहां बहुत से होनहार लोग पीछे हट जाते हैं। साहस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान के भीतर कोई डर ही ना हो, या उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा हो। साहस का अर्थ है कि उस डर, घबराहट और अनिश्चितता के बावजूद कदम उठाया जाए। उदाहरण के लिए प्रोफेसर एनावारू का एक सुरक्षित और बेहतरीन पोस्टडॉक पद को छोड़कर सिर्फ परिवार के पास जाने के लिए एक फेलोशिप चुनना कोई आसान फैसला नहीं था। इसमें करियर के ग्राफ के नीचे जाने का रिस्क था। या फिर अपने वर्तमान सुपरवाइजर को बिना बताए गुपचुप तरीके से किसी नए अफसर के लिए आवेदन करना। इसमें अपनी प्रतिष्ठा के खराब होने का, मौजूदा बॉस के नाराज होने का भारी जोखिम होता है। और अगर नई जगह बात न बने तो लोगों के बीच मजाक उड़ने का भी। हर बड़े कदम के साथ कुछ ना कुछ दांव पर लगा होता है। बिना इस साहस के कैरोस सिर्फ एक अच्छा विचार बन के रह जाता है, एक काश बनकर रह जाता है। वो कभी हकीकत नहीं बन पाता। ये कदम उठाना वाकई बहुत हिम्मत का काम है, क्योंकि इसमें हारने का डर बहुत बड़ा होता है। लेकिन इस पूरी पहेली का एक आखिरी और बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा भी है, जिसे संस्थागत समय या इंस्टीट्यूशनल टाइमिंग कहा गया है। हाँ, इसका मतलब यह है कि चाहे इंसान अपने स्तर पर कितना भी तैयार क्यों ना हो, उसमें कितनी भी हिम्मत क्यों ना हो, जिन यूनिवर्सिटियों, कंपनियों या संस्थाओं में वो जाना चाहता है, उनकी अपनी एक अलग घड़ी होती है। उनके अपने बजट पास होने के चक्कर होते हैं, उनकी अपनी रणनीतिक जरूरतें होती हैं, जो शायद उस इंसान की टाइमलाइन से बिल्कुल मेल ना खाती हो। इस तथ्य को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह इंसान को बेवजह की निराशा से बचाता है। व्यक्तिगत तैयारी और संस्थागत समय चक्र का एक ही बिंदु पर आकर मिलना ही असली कैरोस है। संस्थाएं या बड़े संगठन किसी भी व्यक्ति के तैयार होने का इंतजार नहीं करते, वे अपनी लय में चलते हैं। अगर प्रोफेसर एनवारू के पीएचडी के दिनों में वो फंडिंग का अवसर 1 साल पहले आया होता, तो शायद वे उसके लिए तैयार ही नहीं होते और रिजेक्ट हो जाते। और अगर वो अवसर 1 साल बाद आता तो शायद उनके अंदर का वो जुनून या उस ग्रांट की जरूरत ही खत्म हो चुकी होती। काइरोस केवल तभी घटित होता है जब कोई व्यक्ति अपनी पूरी तैयारी, अपने पूरे इकोसिस्टम के साथ उस सटीक पल पर मौजूद होता है जब कोई संस्था अपना दरवाजा खोलती है। इसके लिए व्यक्ति को न सिर्फ अपनी टाइमलाइन पर ध्यान देना होता है, बल्कि बाहर की दुनिया उन संस्थाओं के रिदम के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। और जैसे ही दरवाजा खोले, बिना देरी किए प्रतिक्रिया देनी होती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो एक बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि सफलता या करियर के बड़े मोड़ अचानक किसी पेड़ से नहीं गिरते। बिल्कुल नहीं। हमने आज जो भी समझा है, चाहे वो मेंटरशिप के जरिए रास्ता खोजना हो, गहरे और भरोसेमंद नेटवर्क बनाना हो, खामोश और उबाऊ क्रोनास में लगातार मेहनत करना हो, अपनी व्यक्तिगत असुविधा को एक कंपास की तरह इस्तेमाल करना हो, साधारण ईमेल्स पर ध्यान देना हो, जोखिम उठाने का साहस दिखाना हो, या फिर संस्थागत समय के साथ सही तालमेल बिठाना हो, ये सब अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये सब मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। और काइरोस यानी वो जादुई अवसर इसी इकोसिस्टम का अंतिम परिणाम है। और यही इस पूरी जानकारी का सबसे बड़ा टेक अवे है। यह हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि कब हमारी किस्मत चमकेगी। इसके बजाय हमें अपने काम, अपने व्यवहार, अपने रिश्तों, अपनी जागरूकता और अपने धैर्य के माध्यम से उस जमीन को सींचना चाहिए जहां कारोस पनप सके। जब इंसान खुद को सही तरीके से तैयार कर लेता है, अपनी मिट्टी को उपजाऊ बना लेता है, तभी वो उस खास क्षण को पकड़ पाता है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। ये सच में चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अवसर का इंतजार करने के बजाय अवसर के लायक माहौल बनाना। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते एक ऐसा विचार दिमाग में आ रहा है जिस पर शायद हम सबको गहराई से सोचना चाहिए। वो क्या? हमने तैयारी, खामोश समय और इकोसिस्टम की बात तो बहुत कर ली, लेकिन कल्पना कीजिए कि जिस स्थिति को आज कोई इंसान अपने करियर की सबसे बड़ी रुकावट या सबसे उबाऊ समय मान रहा है, जिसे हम क्रोनोस कह रहे हैं। हाँ, क्या वो दरअसल वो खामोश मिट्टी हो सकती है जहां उसका अगला सबसे बड़ा अवसर यानी काइरोस जड़े जमा रहा है? ये बहुत गहरा सवाल है। सवाल ये है कि आज हम सब अपने करियर की इस मिट्टी को कैसे सींचेंगे। इसी पर निर्भर करेगा कि कल कौन सा अवसर फलेगा। बिल्कुल। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।